हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से हम हिंदी भाषा के अधिकतर विषयों पर जानकारी हासिल करते रहते हैं और उसी के अंतर्गत हम गद्यांशों और पद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या भी जानते हैं। आज के अध्याय में हम दो आलोचनात्मक लेख के गद्यांशों की व्याख्या के विषय में जानेंगे, जिनमें से एक तो हमने लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आधुनिक साहित्य नए मान्यताओं से, और दूसरा जो गद्यांश है वो हमने लिया है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित मेरी साहित्यिक मान्यताएं नामक आलोचनात्मक ग्रंथ से। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन दोनों जो लेख है उनके गद्यांशों की व्याख्या के विषय में। सबसे पहले मैं उस गद्यांश को पढ़ूंगी, फिर हम उसका प्रसंग जानेंगे, यानी कि उसके लेखक कौन है, इसे हमने किससे लिया है, और उसके बाद हम इसकी व्याख्या जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे विशेष, यानी कि लेखक अपने इस गद्यांश में विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है, इस पर जानेंगे। तो मेरा पहला जो गद्यांश है उसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। मनुष्य की महिमा और मानवीय मूल्यों में विश्वास तथा मनुष्य के मर्त्य जीवन को किसी प्रकार के पाप फल भोगने के परिणाम न समझकर इसे इसी दुनिया में दुख शोक से बचाना और इसी दुनिया में सुख समृद्धि से युक्त करना। यह दूसरी बात उन सब पुरानी बैरागी मनोभावनाओं को प्रख्यायन करती है जो शरीर को नाना कुछाचारों से तापित करके किसी अनंत शाश्वत सुख की और मनुष्य को प्रवृत्त करती हैं और इस जीवन का संपूर्ण रूप से उपभोग करने की प्रवृत्ति को प्रश्रय देती हैं। परंतु पहली भावना इस पर अंकुश का काम करती है, क्योंकि वह मनुष्य के द्वारा उद्भावित पशु सामान्य धरातल से ऊपरले स्तर के मानसिक संयम, बौद्धिक ईमानदारी और मनुष्य रूप को विकसित करने वाले समस्त नैतिक आदर्शों को बहुत अधिक मूल्य देती है। इस प्रकार यह तो माना जाता है कि मनुष्य की मनुष्यता अपूर्व संभावनाओं से भरी है, वह सब प्रकार के नैतिक और आध्यात्मिक विकास का साधन है, उसकी महिमा अपार है। तो दोस्तों, जो हमने ये अभी अपना गद्यांश पढ़ा है, इसकी जो पंक्तियां हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आलोचनात्मक लेख आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं से अवतरित है और लेखक ने इस लेख में उभरते आधुनिक समाज के स्वरूप और उस पर पड़ती पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव को व्यक्त किया है। दोस्तों, लेखक ने अपने इस गद्यांश के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है कि जो मनुष्य है वो जब इस अपने मनुष्य रूप में आया है तो उसे अपने मानव धर्म का पालन पूरी तरह से करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। लेखक मानवतावाद के लक्षणों की चर्चा करते हुए इसके दो लक्षण प्रधान रूप में बताते हैं, यानी कि जिसके लिए हमारा ये मनुष्य रूप में जन्म हुआ है। पहला है मनुष्य की महिमा और मानवीय मूल्यों में विश्वास होना चाहिए, यानी कि हमें अपने इस जीवन पे और इसकी महिमा पर और इसकी जो मूल्य हैं उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। और दूसरा यह कि मनुष्य के जीवन को किसी भी प्रकार के फल भोगने का परिणाम न समझकर इसे इसी दुनिया में दुख सुख से बचाना और इसी दुनिया में सुख समृद्धि से युक्त करना है। यानी कि हमने यदि मनुष्य रूपी जन्म लिया है तो हम जरूरी नहीं है कि किसी फल को भोगने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में इसे दुख सुख से बचाना है और अपने आप को सुख समृद्धि से युक्त करना है। द्विवेदी जी के अनुसार यह दूसरा लक्षण उन पुराने वैरागी मनोभावों का उल्लेख करती है जो शरीर को विभिन्न कष्टों से सख्त बनाने और जो शाश्वत सुख के लिए मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि यदि हमें अपने आप को सुखी करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और यही हमें इसके जो दूसरा लक्षण है उससे प्रेरणा मिलती है और संपूर्ण जीवन का संपूर्ण रूप में भोग करने के लिए बल देते हैं। जो हमें जीवन मिला है इसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। परंतु जो पहली भावना है वो इस पर अंकुश लगाने का काम करती है, यानी कि हमें मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए, यही इनकी पहली भावना है। क्योंकि वह मनुष्य के द्वारा उद्भासित पशु सामान्य धरातल से ऊपर उठकर
मानसिक एवं बौद्धिक ईमानदारी और मनुष्य को विकसित करने वाले समस्त नैतिक आदर्शों को बहुत अधिक मूल्य देती है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि एक और मनुष्य को इसी जीवन में सुख और आनंद का जीवन जीने के लिए यह मानवता प्रेरित करती है, तो दूसरी ओर मानसिक संयम और नैतिक आदर्श के माध्यम से उसे संतुलित भी रखती है। यानी कि हमें मनुष्य जीवन जीना है, लेकिन इसे संतुलन के साथ जीना है। जो भी कार्य करना है अपने संतुलन के साथ, अपनी मानवता को हमें याद रखते हुए करना है। इस प्रकार यह माना जाता है कि मनुष्य की मनुष्यता अपूर्व संभावनाओं से भरी है और वह सब प्रकार के नैतिक और आध्यात्मिक विकास का साधन है। मनुष्य, ये जो महिमा है उसकी वह अपार है और इसी मानवता के बल पर जो मनुष्य है वो मनुष्य कहलाता है। चलिए दोस्तों, हमने इसकी व्याख्या तो जान ली, अब हम जान लेते हैं कि लेखक इसमें क्या विशेष तौर पर कहना चाहते हैं। इसमें साहित्य समाज के साथ बदलता है, सबसे पहले हमने नोटिस किया। फिर हम कहेंगे आज़ादी के बाद मानवीय मूल्यों में भी बदलाव आए हैं। भारतीय साहित्य पर पाश्चात्य का प्रभाव पड़ा है। औद्योगिकीकरण भी आधुनिक साहित्य को प्रभावित करता रहा है। इस गद्यांश में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया, साथ ही साथ लेखक ने विश्लेषणात्मक शैली को अपनाया है। साहित्य में विचार और भाषा शैली सभी स्तर पर बदलाव आया है। साहित्य में नव मानवतावाद आया है। मानवीयता आध्यात्मिक और नैतिक विकास का मूल है, यही इस गद्यांश का सबसे बड़ा सार है। मानवीयता ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। लेखक विशेष तौर पर इस गद्यांश में यही कहना चाहते हैं। अब दोस्तों, मैं दूसरा गद्यांश पढ़ रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना, उसके बाद हम उसके प्रसंग, व्याख्या और विशेष को भी जानेंगे। सच्चा कलाकार सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है। अपनी भावनाओं अथवा विचारों का प्रसार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता। बात कुछ ठीक सी लगती है, किंतु यह भी तत्व का भेद ना होकर दृष्टि का ही भेद है। एक ही बीज के दूसरे पहलू से देखा गया है, जिनमें संदेह नहीं कि सच्चे कलाकार का लक्ष्य सौंदर्य की सृष्टि ही रहता है, अपने भावों और विचारों का प्रसार नहीं। किंतु सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। वास्तव में भावनाओं और धारणाओं का प्रचार तो आत्मा अभिव्यक्ति का अत्यंत स्थूल रूप है। उसका सूक्ष्म और उत्कृष्ट रूप तो सौंदर्य की सृष्टि ही है। कला की सृष्टि शून्य में नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए, जिसे कलाविद मूर्त उपकरण का नाम देते आए हैं। दोस्तों, जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी, ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित मेरी साहित्यिक मान्यताएं नामक आलोचनात्मक लेख से ली गई हैं और इसमें लेखक ने अपने साहित्य संबंधी विभिन्न मान्यताओं को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ इसमें सौंदर्य की बात की है तो उन्होंने रस, अभिव्यक्ति शास्त्र आदि विषयों पर लगे अपने आक्षेपों का भी जवाब इसमें गद्यांश के माध्यम से दिया है। इन पंक्तियों में अब हम इसकी व्याख्या को जान रहे हैं। दोस्तों, इन पंक्तियों में लेखक सौंदर्य संबंधी अपनी मान्यता को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जो एक सच्चा कलाकार होता है वो सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए कला की साधना करता है, उसको अपनाता है। यानी कि वह अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रचार और प्रसार में कभी भी नहीं उलझता। जो सच्चा कलाकार होगा वो सिर्फ सौंदर्य की जो अपनी जो कला है उसको ही निखारने की कोशिश करता रहेगा। वह अपनी भावनाओं और विचारों के प्रचार और प्रसार में कभी भी नहीं लगा रहेगा, उसमें उलझेगा ही नहीं। यह सच्चे कलाकार का उद्देश्य क्योंकि होता ही नहीं। यही बात सही लगती है, किंतु यह भी तत्वों का भेद ना होकर एक दृष्टि का ही भेद है। दोस्तों, क्योंकि एक ही चीज को देखने के लिए दो पहलू होते हैं। उनका मानना है कि वास्तव में भावनाओं और धारणाओं का प्रचार तो हम आत्म अभिव्यक्ति का अत्यंत स्थूल रूप है हमारी, और उसका सूक्ष्म और उत्कृष्ट रूप उसकी सौंदर्य दृष्टि है। यानी कि सौंदर्य के देखने की जो दृष्टि होती है उसकी सृष्टि है। सौंदर्य को जानने की, उसको समझने की सृष्टि है। कला की सृष्टि नहीं हो सकती, उसके लिए किसी न किसी को आधार बनाना ही पड़ेगा, जिसे कलाकार मूर्त उपकरण का नाम देते हैं। किसी भी कला की सृष्टि जब भी हो सकती है जब उसके लिए हमारे पास कोई आधार होगा। दोस्तों, इसके विशेष है कि इसमें नगेंद्र रसवादी कवि हैं। नगेंद्र ने अपने अंदर काव्य के प्रति आने वाली भावना का कारण बताया है इस गद्यांश के द्वारा। साथ ही साथ तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है
और इस गद्यांश में सौंदर्य की महत्ता लेखक ने बताई है। दोस्तों, ये हमने जाने दो आलोचनात्मक लेखों के गद्यांशों की व्याख्या पर। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।